विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस है विज्ञान कक्षा 8। इसका अध्याय 3 है कोयला और पेट्रोलियम। इसके अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर। तो अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम अध्याय के अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। तो हम देखते हैं अध्याय का पहला प्रश्न और उसका उत्तर यहाँ पर देखते हैं। आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े ही सरल और सहज रूप में यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं, जो आपके बहुत ही काम आएंगे। तो हम देखेंगे अभ्यास का पहला प्रश्न, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। इसका उत्तर होगा सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के निम्नलिखित लाभ हैं। ये ईंधन कम प्रदूषण फैलाते हैं, इनका परिवहन पाइपों द्वारा आसानी से किया जा सकता है, इनका पूर्ण दहन होता है जिससे अवशेष नहीं बचता, अतः ये स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी और एलपीजी स्वच्छ ईंधन है, इसलिए सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से जो हमने यहाँ पर लाभ देखे, ये लाभ हैं। अगला लाभ है कम प्रदूषणकारी होने के कारण सीएनजी का उपयोग आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है। क्योंकि सीएनजी और एलपीजी कम प्रदूषणकारी हैं, इस कारण से इनका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अध्याय का दूसरा प्रश्न है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसका उत्तर होगा आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। कुछ समय पहले पक्की सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम का उत्पाद कोलतार का उपयोग किया जाता था, लेकिन आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद जो बिटुमेन है का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। अध्याय का तीसरा प्रश्न है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है। कोयला किस प्रकार से बनता है, यहाँ पर वर्णन करना है और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। इसका उत्तर होगा लाखों वर्षों पूर्व पृथ्वी पर घने वन थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उच्च ताप और उच्च दाब की स्थिति में लाखों वर्षों के समय अंतराल में मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए और कोयले में परिवर्तित होने की इस क्रिया को या इस प्रक्रम को कार्बनीकरण कहते हैं। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखा मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। लाखों वर्षों पूर्व पृथ्वी पर जो घने वन थे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण वन मृदा के नीचे दब गए। उच्च ताप और दाब की स्थिति में लाखों वर्षों के समय अंतराल में, अर्थात कोयला बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, तो लाखों वर्षों के समय अंतराल में मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। मृत वनस्पति से कोयला बनने के प्रक्रम को कार्बनीकरण कहा जाता है, अर्थात यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न रिक्त स्थान के रूप में यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला जो वाक्य दिया गया है, यहाँ पर दो रिक्त स्थान हैं जिनमें कोयला और पेट्रोलियम हमें भरना है। तो कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। दूसरा दिया गया है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। तो यह प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। अगला है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान भरेंगे सीएनजी। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों को हमने देखा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। जो कथन सही हैं उनके सामने सत्य लिखना है और जो कथन सही नहीं हैं उनके सामने असत्य लिखना है। तो इसमें पहला कथन है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। क्योंकि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं, अर्थात यह वाक्य असत्य होगा। अगला कथन है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। यह भी असत्य है, क्योंकि सीएनजी और एलपीजी कम प्रदूषक हैं पेट्रोल की अपेक्षा। तो यह कथन असत्य होगा। अगला कथन है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यह कथन सत्य है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। यह भी कथन सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। यह असत्य है, क्योंकि मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन के रूप में ही हमें प्राप्त होता है। अध्याय का अगला प्रश्न है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो इसका उत्तर होगा जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन का भंडार सीमित है, जो केवल कुछ वर्षों तक के लिए ही पर्याप्त है। जीवाश्म ईंधनों के निर्माण में लाखों वर्षों का समय लग जाता है, अतः हमें जीवाश्म ईंधनों का विवेकपूर्ण दोहन करना चाहिए। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। इनकी मात्रा
सीमित है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन का भंडार सीमित है, जो केवल कुछ वर्षों तक के लिए पर्याप्त है। अतः हमें जीवाश्म ईंधनों का दोहन या प्रयोग विवेकपूर्ण करना चाहिए। जीवाश्म ईंधनों के निर्माण में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। अध्याय का अगला प्रश्न है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा, कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कोयले के प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह कार्बन का लगभग सदरूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो हमने देखे कोक के अभिलक्षण और उपयोग। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अभ्यास का अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। इसका उत्तर होगा, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र की तली में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ। तो यहाँ लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब से मृत जीवों के द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ। यह है पेट्रोलियम निर्माण का प्रक्रम, जो कि समुद्री जीवों से हुआ है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवों से हुआ है। यह जीव जब मृत हो जाते हैं तो इनके शरीर समुद्र की तली में जाकर जम गए और रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। अब वहाँ पर वायु की अनुपस्थिति होती है, तो वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और वहाँ पर उच्च दाब होता है। यह मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में 2004 से 2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आलेखित करिए। तो यहाँ हम इसके लिए एक आलेख बनाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर एक सारणी दी गई है। पहले हम उस सारणी को देख लेते हैं। यहाँ सारणी दी गई है। यहाँ पर सरल क्रमांक है 1 से 7 तक। वर्ष 2004, 2005, 2006, 2007, 8, 9 और 10। और कमी प्रति वर्ष कितनी कमी हुई है, जैसे 2004 में 7.8% की कमी हुई, 2005 में 8.6% की कमी हुई, 2006 में 9% की कमी हुई और 2007 में 9.5, 2008 में 9.9, 2009 में 11.2 और 2010 में 10% की कमी हुई। तब इसके लिए हम एक आलेख बनाते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर y अक्ष लिया गया है, जिसमें विद्युत की कमी दर्शाई गई है। और आप देख रहे हैं बाएं से दाएं जो x अक्ष लिया गया है, यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 2004 में जो कमी दी गई है उसके लिए हमने एक बिंदु लिया है। 2005 में जो कमी दी गई है, एक सारणी हम पुनः देखते हैं। 2004 में 7.8% की कमी है। प्रश्न को भी पुनः देख लेते हैं। निम्नलिखित सारणी में 2004 से 2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। तो यहाँ पर विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। जो सारणी दी गई है इसमें वर्षवार कुल कमी दी गई है, उसी के अनुसार हमने यहाँ पर आलेख तैयार किया है। जैसे 2010 में 10% की कमी है और 2009 में 11% की कमी है, जो हम देख रहे थे। तो इस प्रकार से यह आलेख तैयार होता है। इस प्रकार से आप भी वर्षों के अनुसार जो विद्युत की कमी हुई है प्रतिशत में, उसका आलेख तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कक्षा 8 का अध्याय कोयला और पेट्रोलियम। उस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखे। इस चैनल पर अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी पब्लिश किए गए हैं और कुछ पब्लिश किए जा रहे हैं। आप देखना चाहते हैं सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही चैनल पर अध्यायों के प्रश्नोत्तर पब्लिश किए जाते हैं और कोई नई जानकारी आपकी कक्षाओं से संबंधित पब्लिश की जाती है, तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर विज्ञान विषय से संबंधित, आपकी कक्षा से संबंधित कई प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सकता है।